हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 1 से 3 जून तक के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग इसके सोर्स को देख लेते हैं। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस से करंट के क्वेश्चन को लिया गया है। उसके बाद यह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 28 मई। 28 मई को यह दिवस मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे हर साल 28 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1961 में लंदन में इस गैर सरकारी संगठन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो लंदन में। कब की गई थी? तो 28 मई 1961 में, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में वकील पीटर बेनेसन द्वारा ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद की गई थी, ठीक है। यानी इस दिन जो है इसकी स्थापना जो की गई थी, तो वह वकील पीटर बेनेसन द्वारा ब्रिटिश अखबार जिसका नाम था द ऑब्जर्वर में एक लेख प्रकाशन किया गया था जिसका नाम था द फॉरगॉटन प्रिजनर्स। इस प्रकाशन के बाद ही इस दिवस की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह क्या है, एक सरकारी संगठन है या फिर गैर सरकारी संगठन है, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए काम करके मानवाधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा CNR राव। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत रत्न और भारतीय रसायनज्ञ KCNR राव इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। यानी इंटरनेशनल ENI अवार्ड को क्या कहा जाता है? तो एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। इंटरनेशनल ENI अवार्ड एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यानी इस अवार्ड को जो है मतलब यह कहने का मतलब हुआ कि इंटरनेशनल ENI अवार्ड एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किन मंत्रियों की नियुक्ति की है? तो इसका सही आंसर होगा अभिभावक मंत्री। अभिभावक मंत्री की नियुक्ति की है इन्होंने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के सभी 34 जिलों में, तो असम राज्य में कितने जिले हैं यह हमें यहाँ से पता चल गया कि असम राज्य में कुल 34 जिले हैं, ठीक है। तो राज्य के सभी 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं, ठीक है। यानी इससे यह पता चला कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने राज्य के 34 जिले में जो अभिभावक मंत्री की नियुक्ति की है, तो आखिर क्यों किया है, ठीक है। तो इसका रीजन यही है कि सरकारी नीतिगत फैसलों, जितने भी सरकारी नीतिगत फैसले हैं, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए इस मंत्री यानी अभिभावक मंत्री की नियुक्ति की गई है सभी 34 जिलों में। असम के सभी 34 जिलों के लिए
13 अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि असम के सभी 34 जिलों के लिए जो है कितने अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपको 34 दे दिया जाए और आपको भी लगे कि 34 जिले हैं, तो हो सकता है कि प्रत्येक जिले के लिए एक एक अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए होंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कुल 34 जिलों के लिए 13 अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, एक तो क्वेश्चन जो बताया गया वो, और दूसरा यह कि कितने अभिभावक मंत्री नियुक्त किए गए, तो 13, और किस लिए नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे इसका रीजन है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेहत ओपीडी पोर्टल किसने लॉन्च की, तो इसका सही आंसर होगा राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस, जिसे सेहत कहा जाता है, तो सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, पोर्टल का मतलब, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य यह है कि सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना दिया इस पोर्टल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने। कौन सा ओलंपिक में, तो टोक्यो ओलंपिक कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर होगा अशोक कुमार। अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों की कुश्ती मैचों में एम्पायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। वह एक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रेफरी के शिक्षक भी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग किस योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो नीति आयोग किस योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड के साथ साझेदारी किया है, तो इसका सही आंसर होगा वंदन योजना। यानी वंदन योजना को लागू करने के लिए नीति आयोग ट्राइफेड के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें चुना गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जगजीत पवाड़िया। भारत के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और भारतीय राजस्व सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। वह वियना स्थित संगठन का, यानी यह संगठन कहाँ स्थित है, तो वियना में। तो वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय है और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है। तो यह पहली, मतलब कि पहली वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं यह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी, तो इसका सही आंसर होगा आश्रिता वी ओलेटी। आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला है और एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। कर्नाटक के मूल निवासी आश्रिता ने, यानी यह आश्रिता जो है यह कहाँ की रहने वाली है, यह जो आश्रिता वी ओलेटी यह कहाँ की रहने वाली है, तो यह कर्नाटक की रहने वाली है। तो कर्नाटक के मूल निवासी आश्रिता ने 43वीं उड़ान परीक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अलका रघुवंशी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी लेखक और कला क्यूरेटर दोनों हैं। लेखक और कला क्यूरेटर अलका रघुवंशी का निधन हो गया। वह भारत की पहली प्रशिक्षित कला निरीक्षक थी जिन्होंने गोल्ड स्मिथ कॉलेज जो कि लंदन में है और ऑक्सफोर्ड में आधुनिक कला संग्रहालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड महामारी के बीच बाल अधिकारों के लिए धन जुटाने के लिए एक नई पुस्तक जारी की गई है। यानी इस महामारी के बीच में जो है बाल अधिकारों के लिए धन जुटाने के लिए एक नई पुस्तक जारी की गई है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा। दिल्ली के एक उद्यमी और पर्वतारोही जिसका नाम क्या है, आदित्य गुप्ता,
आदित्य गुप्ता ने हाल ही में जारी किताब 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस की बिक्री से कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद, राष्ट्रपति का नाम क्या है? बशर अल असद अपने चौथे कार्यकाल के लिए फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने? यानी ये पहले से भी इस देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन फिर से इस देश के राष्ट्रपति ये चुने गए हैं तो अपने चौथे कार्यकाल के लिए, जिनका नाम है बशर अल असद। तो ये किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा सीरिया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को भारी जीत के साथ लगातार चौथे, जो कि 7 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया। यहाँ 7 साल कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे भारत के संदर्भ में समझिए कि जैसे भारत में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। तो उसी तरह से सीरिया में जो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 7 साल का होता है। ठीक है, तो यह जो है अपने चौथे कार्यकाल के लिए जो फिर से निर्वाचित हुए हैं, और जो कार्यकाल कितने साल के लिए होगा फिर से? तो वह 7 साल के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17 जुलाई 2000 से सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। यह जो बशर अल असद हैं, तो यह 17 जुलाई 2000 से ही सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। और चुनाव की पूर्व संध्या पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने कहा कि मतदान ना तो स्वतंत्र था और ना ही निष्पक्ष, और सीरिया के खंडित विपक्ष ने इसे तमाशा कहा है। मतलब इन लोगों का कहना है कि सही तरीके से चुनाव नहीं कराया गया, इस वजह से जो है ये जीते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो आपको न्यू नेम भी याद रखना है और पुराना नाम भी याद रखना है। पुराना नाम क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। क्योंकि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो पुराना नाम क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, और न्यू नाम क्या है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ब्रॉडकास्टर के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया गया है। क्यों किया गया है? तो आइए इसके रीजन को समझते हैं। क्योंकि यह सभी डिजिटल ओटीटी खिलाड़ियों को एक छत के नीचे लाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करता है। इस वजह से अपने नाम को इन्होंने चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग की किस महिला ने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हांगकांग की किस महिला ने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा तसांग इन हंग। हांगकांग स्थित पर्वतारोही तसांग इन हंग ने महज 26 घंटे से कम समय में एक महिला द्वारा दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे तेज चढ़ाई करने का मतलब यह हुआ कि सबसे कम समय में यह एवरेस्ट पर चढ़ी है। ठीक है, 44 वर्षीय तसांग, इनकी उम्र कितनी है? तो 44 साल की है ये। तो 44 वर्षीय तसांग ने, अगर एग्जैक्ट समय की बात किया जाए तो आपको एग्जैक्ट समय ही याद रखना है। 44 वर्षीय तसांग ने 25 घंटे 50 मिनट की रिकॉर्ड समय में 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो इससे यह पता चला कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो अगर मीटर में बात किया जाए तो 8,848 मीटर, और अगर इसकी ऊंचाई की फीट में बात किया जाए तो फीट में कितनी है? 29,031 फीट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसके एग्जैक्ट समय को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ज़्यादातर हो सकता है कि एग्जैक्ट समय को ही दिया जाए। तो 25 घंटे 50 मिनट में जो है वह एवरेस्ट को चढ़ चुकी है, मतलब चढ़ गई है। और कहाँ की है? तो हांगकांग की है। नाम क्या है? तो तसांग इन हंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2017 में तसांग पर्वत शिखर की चोटी पर पहुंचने वाली पहली हांगकांग महिला बनी। यानी कौन सी पर्वत शिखर? तो वही एवरेस्ट पर्वत शिखर की चोटी पर पहुंचने वाली यह पहली हांगकांग महिला बनी थी 2017 में। ठीक है, इससे पहले एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला का रिकॉर्ड नेपाली फुंजो झागमू लामा के नाम था, जिन्होंने 2018 में 36 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी की थी। तो आपको
इस महिला का भी नाम याद रखना है। जो नाम क्या है, तो नेपाल की रहने वाली है फुन्जो झांगमू लामा। तो इससे पहले इनके नाम ही यह रिकॉर्ड था, सबसे तेज यानी सबसे जल्दी एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड इसी महिला के नाम दर्ज था। ठीक है, जो कितने देर में चढ़ी थी, तो 36 घंटे 6 मिनट में चढ़ाई पूरी की थी 2018 में। लेकिन अब यह रिकॉर्ड इसका टूट चुका है, और रिकॉर्ड किसने बना लिया है, तो हांगकांग की महिला त्सांग इन हंग ने बनाया है। और कितने समय में, तो 25 घंटे 50 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े लुब्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लॉरेंस डेस्कार्स। इतिहासकार लॉरेंस डेस्कार्स 228 वर्षों में पेरिस, जो कि फ्रांस में है, तो फ्रांस के पेरिस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लुब्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, कितने साल में पहली बार कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी है? अमेरिकी सीनेट ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? ठीक है, यानी सेना सचिव के रूप में पहली महिला को नियुक्त किया है, तो किसे नियुक्त किया है, किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टीन वर्मुथ। क्रिस्टीन वर्मुथ को अमेरिकी सीनेट ने सेना की पहली महिला सचिव नियुक्त किया है। क्रिस्टीन, जिन्होंने पेंटागन में राष्ट्रपति जो बिडेन की संक्रमण टीम का नेतृत्व भी कर चुकी है, यानी इससे पहले जो है यह क्रिस्टीन वर्मुथ वह राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन की जो संक्रमण टीम का नेतृत्व भी कर चुकी है पेंटागन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से कितने भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा तीन भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। और आइए जानते हैं कि वह 3 भारतीय शांति सैनिक कौन कौन है। तो एक है युवराज सिंह, दूसरा इवान माइकल पिकाडो, और तीसरा कौन है, तो मूलचंद यादव, जिन्हें भारतीय शांति सैनिक मतलब कि जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 31 मई। 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक साझेदार हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का विषय क्या है, तो हम लोग इसके विषय को देख लेते हैं, जिसे थीम भी कहा जाता है। तो इसका विषय है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। हिंदी में इसका विषय है छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, और इंग्लिश में क्या है, कमिट ऑफ क्विट इसका विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है कि WHO ने 15 मई 1987 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान निषेध दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, यानी पहली बार जो WHO के द्वारा जो इस दिवस को घोषित किया गया था वह 7 अप्रैल 1988 को मनाने के लिए घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इस तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि यह जो तिथि था वह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की 40वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर 17 मई 1989 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। यानी उसके बाद जो है फिर इन्होंने डेट को चेंज कर दिया और 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए जो है इन्होंने आह्वान किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उफा 2020-21 चैंपियंस लीग के विजेता कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 फाइनल में मैरी कॉम को 21 किलोग्राम वर्ग के प्रतिस्पर्धा में किस पदक से संतोष करना पड़ा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रजत पदक। तो आइए देखते हैं कि दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, तो एक क्वेश्चन का मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ भी छुपा हुआ है कि यह जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन हुआ तो वह कहाँ पर हुआ? ठीक है, तो इसका आयोजन दुबई में किया गया। ठीक है, तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो दुबई में। तो दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम को 2 बार के विश्व चैंपियन कजाकिस्तान के नाजिम कीजायवे से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यानी
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 51 किलोग्राम वर्ग के प्रतिस्पर्धा में विजेता कौन बनी है? तो विजेता बनी है कजाकिस्तान की रहने वाली है, जिसका नाम है नाजिम की किजायावे। ठीक है, और इसमें मैरी कॉम की हार हुई और इस वजह से इन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 बार की एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता मैरी कॉम, यानी मैरी कॉम जो है इससे पहले जो है एशियाई चैंपियनशिप में 5 बार जो है वह स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो 5 बार की एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता मैरी कॉम के लिए यह दूसरा रजत है। इससे पहले 2008 में रजत पदक जीती थी जो है। ठीक है, इस बीच इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट को जोड़ा गया है कि इस बीच पूजा रानी ने, यानी इसी चैंपियनशिप में, यानी इसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पूजा रानी ने 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्वर्ण पदक के लिए माबुलुडा मोबलोनोवा को हराया है। तो यहाँ पर देखिए एक और भी क्वेश्चन का आंसर इसी में डाल दिया गया है कि अगर आपसे यह पूछे कि 51 किलोग्राम वर्ग में मैरी कॉम को किस पदक से संतोष करना पड़ा, तो रजत पदक। या फिर अगर यह पूछे कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 51 किलोग्राम वर्ग के प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन है, ठीक है, तो इसका विजेता कौन है? कजाकिस्तान की रहने वाली नाजिम की किजायावे। लेकिन अब इसी चैंपियनशिप में, यानी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 75 किलोग्राम वर्ग में अगर पूछा जाए कि चैंपियन कौन बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा रानी। ठीक है, स्वर्ण पदक पूजा रानी जीती है 75 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार ने किस लेखकों को सलाह देने के लिए युवा पीएम योजना शुरू की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि युवा लेखक। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना, ठीक है, युवा जो इंग्लिश में क्या है तो युवा प्राइम मिनिस्टर, युवा पीएम जो यहाँ लिखा हुआ है तो युवा पीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? युवा प्राइम मिनिस्टर। तो युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स नामक एक नई पहल शुरू की है। तो आप बात करते हैं युवा का फुल फॉर्म का, यानी पूर्ण रूप का, तो युवा का फुल फॉर्म क्या है? तो वाई से यंग होगा, यू से अपकमिंग, एंड वी से क्या होगा? वर्सेटाइल, और ए से क्या होगा? ऑथर्स। ठीक है, तो युवा का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो पुस्तक का नाम ही है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है? कौन सा ज्वालामुखी? तो माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा कांगो गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। माउंट नीरागोंगा यह कहाँ पे पड़ता है? यह ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है तो इसका क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि माउंट नीरागोंगा रवांडा और युगांडा के सीमा के पास कई ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, यह रवांडा और युगांडा के सीमा पर पड़ता है। ठीक है, इसका आखिरी बड़ा विस्फोट कब हुआ था? यानी माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी का आखिरी बड़ा विस्फोट, यानी इससे पहले कब विस्फोट हुआ था? तो 2002 में हुआ था। ठीक है, नीरागोंगा ज्वालामुखी विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। कौन से पार्क के अंदर स्थित है? तो विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ने इस पुस्तक को लिखा है। क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री अब अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं इस पुस्तक को लिखकर। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिस इंडिया द्वारा किया जा रहा है और इस पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो अयाज मेमन। यानी इस पुस्तक को 2 व्यक्ति ने मिलकर लिखा है, एक रवि शास्त्री और दूसरा कौन है? तो अयाज मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य
और कृषि संगठन वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र के सम्मान में हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाता है। इस वर्ष का चलिए हम लोग विषय देखते हैं कि इस दिवस के लिए जो विषय क्या है, जिसे थीम कहते हैं। तो विषय है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर केंद्रित है। यानी इसका विषय पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को कमीशन किया है? तो इसका सही आंसर होगा सजग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत जिसका नाम है सजग को चालू किया है, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना है क्योंकि पिछले कई एग्जाम में यह देखा गया है कि किसके द्वारा जो है मतलब इसे निर्माण किया गया है। ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किस शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सजग जो है 5 अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया विजन के अनुरूप स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सावरकर एक कंटेस्टेड लीगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा विक्रम संपत। पुरस्कृत इतिहासकार और लेखक विक्रम संपत वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर पुस्तक का दूसरा और समापन खंड सावरकर एक कंटेस्टेड लीगेसी 1924 से 1966 लिखा है। यह पुस्तक जो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तहत पुस्तक का लोकार्पण 26 जुलाई 2021 को किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 जून। 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री नाम क्या है? तो पॉल सुलूटर। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री पॉल सुलूटर का निधन हो गया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क के जो है पूर्व प्रधानमंत्री पॉल सुलूटर का निधन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन्हें सम्मानित किया है? तो किस प्रयास में? तो तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? तो WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHO हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रों में से प्रत्येक व्यक्तियों या फिर प्रत्येक संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता पुरस्कार देता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हर साल या तो किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी एक संगठन को यह पुरस्कार प्रदान करता है WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम का एक योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। पॉइंट को समझिएगा कि यह अंकुर योजना का मतलब क्या है कि अंकुर योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान यानी अभी जो मानसून प्रवेश किया है तो इस मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? पुरस्कार का नाम क्या है? तो यह प्राणवायु पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किस योजना के तहत? तो अंकुर नाम की योजना के तहत।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी और फिर 30 दिनों तक पौधों की, जो पौधा उनके द्वारा लगाया जाएगा तो उस पौधों की देखभाल जो है 30 दिनों तक करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा नाटो के द्वारा इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जो नाटो का फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यूरोप में अब इस सैन्य अभ्यास को आयोजित कर रहा है। कहां पर कर रहा है, तो यूरोप में कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने चॉकलेट रंग के मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो मेढक की जो एक नई प्रजाति की खोज की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो वह किस रंग की है, तो चॉकलेट रंग की। और किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने चॉकलेट रंग के मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस मेढक को न्यू गिनी के वर्षा वन के दलदल में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है, तो न्यू गिनी के वर्षा वन के दलदल में खोजा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वहीं इस प्रजाति का नाम क्या रखा है, वैज्ञानिकों के द्वारा क्या रखा गया है, तो मीरा रखा गया है। तो आपको देखिए यह भी पॉइंट याद रखना है कि इस नई प्रजाति का नाम, मेढक की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया, तो मीरा। किस रंग का है, तो चॉकलेट रंग के हैं। ठीक है, और किस देश के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, और कहां पर खोजा गया है, तो न्यू गिनी के वर्षावन के दलदल में खोजा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसने पेश किया है। ठीक है, यह पूरी दुनिया भर के किसानों के लिए है, ना कि सिर्फ भारत के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इफको, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने ऐसा किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है जो एक लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। यह सामग्री इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में मदद कर सकती है। यहाँ पर रीजन दिया गया है कि यह किस लिए इसे जो है मतलब डिजाइन किया गया है स्मार्ट विंडो को, तो इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में यह जो डिजाइन किया गया स्मार्ट विंडो, तो यह उसी में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है। तो इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जर्मनी के मेंटस मेराइंग को हराकर इस पुरस्कार को यानी इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड में है, तो किस कंपनी ने नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में अपना पहला यूरोपियन नवाचार केंद्र खोला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टीसीएस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितनी और प्रजातियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 8 और प्रजातियों को शामिल किया गया है। दिल्ली में पाए जाने वाले सांपों की सूची में 8 प्रजातियों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही राजधानी में सांपों की प्रजातियों की संख्या अब बढ़कर कितनी हो गई है, तो 23 हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो इसका सही आंसर होगा टीवी नरेंद्रन। टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा चीन। तो चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है कि उन्हें किस वजह से जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता है या फिर आगे भी जाना जाएगा। तो चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए इन्हें जाना जाता है, जिसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोंगपिंग को यानी युआन लोंगपिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से भी जाना जाता है। लोंगपिंग का जन्म वर्ष 1930 में बीजिंग में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अडू शहर में, कौन सा शहर, तो अडू शहर में भारत के पहले वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अडू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने, नाम क्या है राज्यपाल का, तो सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? तो ये राज्यपाल जो है किस राज्य के हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह विधेयक जो कि कानून बना है, तो आखिर यह विधेयक है क्या, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इस कानून के तहत जो विधेयक अब कानून बन चुका है राज्यपाल के साइन करने के बाद, तो यह कानून के तहत, इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। यानी अब जो यह विधेयक कानून बन चुका है, तो इस कानून के तहत क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उस नुकसान का जो भी हर्जाना होगा उस व्यक्ति से वसूला जाएगा इस कानून के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है हर साल। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1886 को कोलकाता से निकाला गया था, यानी कोलकाता में यह सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति है? तो ऐसा किस देश की सरकार ने कहा है? तो चीन ने कहा है, ठीक है। चीनी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चे को जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे दी है। तो क्या ढील दी है, तो इसे देखते हैं हम लोग। पहले क्या था कि चीन में यानी पहले देश में अधिकतम 2 बच्चे को जन्म देने की इजाजत थी, यानी पहले जो है, इससे पहले जो है चीन में सिर्फ 2 ही बच्चे को जन्म दिया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिम्स जयंती रखा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिम्स जयंती रखा गया है, ठीक है। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया, यानी खोजकर्ताओं का नाम, मतलब एक खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जिनका नाम था जयंत विश्वास, तो इन्हीं के नाम पर इस प्रजाति का नाम रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा 10%। महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से
कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों और अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम ने मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है 21-22 सेशन के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अमोल मजूमदार। मुंबई क्रिकेट संघ ने कहा कि मुंबई के रणजी ट्रॉफी विजेता कप्तान अमोल मजूमदार को सीजन 2021-22 के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य को हम लोग देखते हैं कि लोगों को यह समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, ठीक है, इसके साथ ही पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी यह अनुकूल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। ठीक है, इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस का विषय या फिर जिसे हम लोग थीम भी कहते हैं, तो विषय क्या है इस वर्ष का, तो एक सरल, टिकाऊ, किफायती और विश्वसनीय परिवहन के रूप में साइकिल की विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु है। यह इसका विषय है इस वर्ष के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असम राइफल्स के लिए नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभाला। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल कौन से हैं, तो इसका नाम होगा असम राइफल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर होगा मिनी किट कार्यक्रम। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को दलहन और तिलहन की पैदावार वाले बीजों के वितरण से जुड़ा एक मिनी किट कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह करंट आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।